Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. Guys, in these days, our country is facing the problem of coronavirus. Or we can say that we all are confronting the epidemic of COVID-19 coronavirus. And in these days, most of the residents of this country are expecting that their Prime Minister should do something special for them. He should do something different so that the people would be able to come out from the situation of danger, and along with that they would be able to get their economic status, the economic opportunities which they were getting previously before starting this disease, this epidemic. So guys, in this way, Prime Minister is a very important post for the administration of our country. So guys, आज का हमारा टॉपिक प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर। Guys, the system present in India is the parliamentary system, in which the executive is divided in two parts, the real executive and the constitutional executive. Here the real executive plays the most important role in implementing the laws, along with that information of laws, means in the administration. रियल एग्जीक्यूटिव का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है और इस रियल एग्जीक्यूटिव का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर। यानी एक्चुअल में आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करता है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास में इंटायर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी, जिनको यूज़ करेगा प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियरली अपने माइंड में रखना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सारी पावर्स को एक्चुअली यूज प्राइम मिनिस्टर करता है, और वो पावर्स किसके नाम से यूज होते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट। सो गाइस, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दिस वर्ड प्राइम मिनिस्टर, देन वी हैव अडॉप्टेड दिस सिस्टम फ्रॉम ब्रिटेन। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। सो लाइक ब्रिटेन, आवर प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ओके, यानी हमारे यहाँ पे हमारे देश का, हमारी कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की जो बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन प्राइम मिनिस्टर है। यानी उस बिल्डिंग को बनाया हमने प्रेसिडेंट के नेम से है, लेकिन उस बिल्डिंग का फाउंडेशन एक्चुअली कौन रखेगा, कौन माना जाता है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो अब देखिए द मेजर आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड विद द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के बारे में यदि बात करें तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का सबसे पहला डिस्कशन जो है वो आर्टिकल 74 में मेंशन है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है दैट देयर विल बी अ Council of Minister chaired by Prime Minister, which assists the President in his to perform his duties. Okay, और इन सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में जब प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसकी हेल्प करेंगे, उनको एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को उनकी एडवाइस को मानना कंपलसरी होगा। तो ये इस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट का प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। ओके, सो आर्टिकल 74 जो है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में मेंशन करता है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई गई हैं प्रेसिडेंट को उनकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में असिस्ट करने के लिए, उनको एडवाइस देने के लिए। लेकिन इसमें यह भी कंडीशन रखी गई है दैट द प्रेसिडेंट हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर।
यानी यहाँ पे ये कंडीशन है कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट वर्क करेगा. इट मीन्स the real executive power is in the hands of the prime minister and his council of minister, which is used by them on the name of the president. Okay, ये नाम president से यूज होती हैं, लेकिन एक्चुअली ये पावर होती किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में. ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर. सो गाइज, रिलेटेड विद द appointment of prime minister, or we can say that with the formation of prime minister and his council of minister, there are 6 major sections of article 75th of the Indian constitution. यानी article 75th में 6 अलग अलग sections mention किए गए हैं 1 by 1, और ये respectively रेफर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को. ओके, और इसी में सबसे फर्स्ट सेक्शन जो है वो क्लियरली मेंशन करता है दैट द प्राइम मिनिस्टर is appointed by the president. What I mean to say that is the president appoints the prime minister, and on the advice of prime minister the other ministers of the council of minister. यानी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 का सेक्शन 1 ये क्लियरली मेंशन करता है कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा. ओके, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द president and the other ministers are also appointed by the president on the advice of council of minister. Is that clear? तो प्रेसिडेंट जो होता है वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं. अब यहाँ पे अपने को ये भी माइंड में रखना है दैट प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एज पर हिज विशेस. अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं कर सकते. फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इट इज compulsory for the president to appoint the leader of the majority of seat scoring party in Lok Sabha as the prime minister. यानी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उसी को अपॉइंट करेगा जिस पार्टी के को यानी उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, द पार्टी विच स्कोर मेजोरिटी ऑफ सीट्स, जिसको बहुमत की सीटें मिलती हैं. इज दैट क्लियर? सो इसमें प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस कंडीशन के बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है. But there is an exception. If no party is able to score the majority of seats, then in such a situation, President use his self-discretion for the appointment of the Prime Minister. यानी यदि ऐसी कंडीशन हो कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिले लोकसभा में, क्लियर मेजोरिटी का मतलब है टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको 2 से डिवाइड कर दें, उसका जो हाफ होता है वही क्लियर मेजोरिटी होती है. मतलब 272 इंडिया में क्लियर मेजोरिटी होती है. ठीक है, यदि कोई भी पार्टी 272 सीट्स स्कोर, इफ द पार्टी इज नॉट एबल टू स्कोर till 272 seats in Lok Sabha, then in such a situation the president will use his self discretion for the appointment of prime minister, and in such a situation he will call the leader of any of the party for the appointment. But actually in India from last few years we are having a tradition, and the tradition is related with calling in such a situation calling the leader of highest seat scoring party for to appoint as the प्राइम मिनिस्टर. यानी यहाँ पे प्रेसिडेंट जनरली हाईएस्ट सीट स्कोरिंग पार्टी के लीडर को ही बुलाता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए. मेजोरिटी जो बाकी पार्टीज़ के साथ में मिलकर के अलाइंस बना करके 272 या फिर इससे प्लस सीटें स्कोर कर सकें. यानी कम से कम इतनी पार्टी साथ में मिले कि उनकी टोटल सीटें मिलकर लोकसभा में 272 या इससे प्लस हो जाए. इज दैट क्लियर? तो दिस इज the provision related with the appointment of the prime minister. Is that clear? Okay, now after that the next thing article 75th section 2, 3, 4, 5 and 6. उसमें जो सेक्शन 2 है वो क्लियरली मेंशन करता है, ये एक्चुअली ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, उसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, बट हियर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. आर्टिकल 75 का सेक्शन 2 क्लियरली मेंशन करता है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
will remain in post in power till the pleasure of the president, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत उनके प्लेजर तक ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने पद पर बनी हुई रहती. बट एक्चुअली दिस पावर इज ऑल्सो रिलेटेड विद द प्राइम मिनिस्टर. ओके, आफ्टर दैट आर्टिकल section 3rd of article 75th of the Indian Constitution, which says that the council of minister along with prime minister is answerable towards the parliament, especially towards house of the people और लोक सभा. यानी प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, स्पेशली लोकसभा के लिए. व्हाट आई मीन टू से दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक्सिस्टेंस डिपेंड करता है मेजोरिटी इन लोकसभा. इफ दे लॉस द मेजोरिटी इन लोकसभा देन दे विल लॉस देयर पावर. इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट फोर्थ सेक्शन, सो सेक्शन 4th जो है वो क्लियरली मेंशन करता है दैट द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू टेक एन ऑथ इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट एज पर द propaganda, or we can say that as per the structure decided by schedule 3rd of the Indian Constitution, along with the ministers of his council of minister. Is that clear? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो सेक्शन 4th के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं अलोंग विद ऑल द मिनिस्टर्स. और इनके ओथ लेने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लियरली मेंशन किया गया है 3rd स्केड्यूल में. यानी 3rd स्केड्यूल में जो स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया उसी बेसिस पे प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट के सामने ओथ शपथ लेते हैं अलोंग विद ऑल दी अदर मिनिस्टर्स. आफ्टर दैट 5th पॉइंट, तो इसमें जो 5th सेक्शन है दैट इज रिलेटेड विद द conditions, term and conditions, or we can say the qualifications for the appointment of prime minister and the council of minister. Okay, और इसमें clearly mention किया गया है that for the appointment to be appointed as a minister or prime minister, the person should be a member of any house of the parliament. यानी वैसे तो कोई qualification नहीं है, उसकी सिर्फ एक ही qualification होती है and that is he should be a member of any house of the parliament, either of Lok Sabha or Rajya Sabha. Is that clear? But there is an exception, and that is if at the time of appointment the person who is appointed as the prime minister of the country is not the member of any house of the parliament, then in such a situation within 6 months he has to get the membership. If he fails to do so, then he have to resign from his post. Is that clear? तो आर्टिकल 75th का 5th सेक्शन ने क्लियरली मेंशन करता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए. If at the time of appointment he is not the member, then he have to get the membership within 6 months. और यदि 6 मंथ में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है. Is that clear? Okay. After that, the last thing related with the salary and allowances. So guys, for the post of prime minister there is no fixed salary or there is no provision related with the salary of prime minister mentioned in the constitution. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कोई भी सैलरी मेंशन नहीं है. इट इज़ डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट दिस राइट विल prevail in the hands of the parliament, that the parliament will decide the salary and allowances for the prime minister and the other ministers of the council of minister. यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो सेक्शन 6 है वो ये क्लियरली मेंशन करता है कि प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या सैलरी मिलेगी ये डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट का होगा. यदि और जब तक पार्लियामेंट ऐसा नहीं करती है तब तक जो एक्चुअल हमारे रियल कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया था वो ये है कि जब तक पार्लियामेंट स्पेशली कोई लॉ बनाकर ऐसा कुछ डिसाइड नहीं करती है तब तक प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी कि एज एन एमपी एक लोकसभा मेंबर को राज्यसभा मेंबर को मिलती है. Is that clear? In this way, these are the different things related with the prime minister. तो अभी in short यदि हम डिस्कस करें about the prime minister, then the
प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके, और प्रेसिडेंट जनरली उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है जिसकी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ सीट लोकसभा में मिलती है, यानी उस लीडर को अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टेन्योर, ओके, टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो गाइज प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। एक्चुअली द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द प्राइम मिनिस्टर इज 5 years, ओके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में वो 5 years के लिए अपॉइंट होते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कॉन्फिडेंस विच ही एंजॉयड इन लोकसभा में उनको जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, उसके ऊपर उनका जो टेन्योर है वो डिपेंड करता है, ओके। इफ ही विल लूज दैट देन ही हैज़ टू रिज़ाइन। यदि वो लूज़ करते हैं तो उनको रिज़ाइन करता है बिफोर 5 years, उनको 5 years से पहले भी, यानी यदि लोकसभा में वो मेजोरिटी खोते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास होता है, देन द प्राइम मिनिस्टर हैव टू रिज़ाइन अलोंग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, और वी कैन से बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर ऑफ लोकसभा, यानी 5 years से पहले भी उनको रिज़ाइन करना पड़ सकता है। एंड इफ his party score majority of seat again in the next election, then after 5 years also he can be the prime minister। यदि किसी पार्टी के लीडर को उसकी मतलब उस पार्टी को फिर से मेजॉरिटी ऑफ सीट नेक्स्ट इलेक्शन में मिलती हैं, तो वो जो प्राइम मिनिस्टर पहले 5 years के लिए थे वो फिर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसे प्रोविजंस, यानी कोई भी लिमिट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। मीन्स अ पर्सन कैन बी द प्राइम मिनिस्टर अंटिल ही एंजॉय दी मेजोरिटी, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। उसकी पार्टी को जितने दिन मेजोरिटी मिलेगी ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर, ओके। आफ्टर दैट the next thing which is qualification, which we have already discussed, कि qualification सिर्फ इतनी होती है that he should be a member of any house of the parliament, okay। तो ये जो section 5th है वो ये क्लियरली मेंशन करता है कि वो पार्लियामेंट की किसी भी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए। Is that clear? Okay. Now after that the next thing is related with the salary. So as we have already discussed that there is no fixed salary for the prime minister, or there is no provision of any kind of salary for the prime minister in the real constitution. It is said that the right to decide the salary of the prime minister is lies in the hands of the parliament, यानी ये पार्लियामेंट के हाथों में है कि वो डिसाइड करे कि प्राइम मिनिस्टर को क्या सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जब तक पार्लियामेंट ऐसा डिसाइड नहीं करती है तब तक एज एन एमपी जो एक सैलरी उनको मिलनी चाहिए वही सैलरी उनको मिलती है। इज दैट क्लियर गाइज? नाउ एज द नेक्स्ट we are going to discuss about the names of the prime ministers in India till present, यानी आज तक हमारे देश में कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं और उनके टाइम पीरियड को लेकर जो स्पेशल थिंग्स हैं वो क्या क्या रही हैं, ओके। सो गाइस इफ वी टॉक अबाउट द मेजर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, देन द फर्स्ट नेम इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, पंडित जवाहरलाल Nehru, the first prime minister of the country who became the prime minister in 1947 and who was the prime minister till his death in 1964. And in this way he was the prime minister of the country for the longest period, okay। तो फर्स्ट नेम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। 1947 से 1964 तक इन्होंने रूल किया था, ओके। और ये इंडिया के लॉन्गेस्ट पीरियड तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने नासिर, नेहरू, टीटो जो फेमस नेम्स हैं उनके साथ में मिलकर के गुटनिरपेक्ष जो मूवमेंट था उसकी शुरुआत की थी, ओके। इसके अलावा पंचशील प्रिंसिपल वाज आल्सो साइंड विद चाइना एट द टाइम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं के टाइम में फर्स्ट टाइम इंडिया के ऊपर अटैक हुआ था बाय चाइना 1962, ओके। आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू,
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे दैट वाज लाल बहादुर शास्त्री. ओके, लाल बहादुर शास्त्री was the prime minister from 1964 to 1966. ओके, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे 1964 से 1966 तक. फॉर 2 years he was the prime minister of the country. And if we talk about the major incident related with the time period of Lal Bahadur Shastri, then Lal Bahadur Shastri given the slogan of जय जवान जय किसान. उन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था, नारा दिया था. ओके, along with that the Indo-Pak War of 1965 also took place at the time of Lal Bahadur Shastri. Finally he died in 1966 at Tashkent while on a foreign tour. Okay, after that the next prime minister was the Iron Lady Indira Gandhi. यानी इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने बहुत से रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए थे, एंड दैट्स व्हाई ही इज फेमस विद द नेम ऑफ आयरन लेडी. ओके, तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1966 में. ओके, एंड ही बिकेम द मींस द ही रूल ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन 2 स्पम्स. यानी उनके प्राइम मिनिस्टर का जो पीरियड है उसके 2 फेजेस हैं. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम 1966 टू 1977. okay, and the next one is from 1980 to 1984. okay, अब इनके बारे में यदि बात करें, then he made many changes in the administration. okay, and the major things related with the time period of Indira Gandhi is the implementation of national emergency on 25th June 1975 on the name of इंटरनल रिवोल्ट. इंटरनल रिवोल्ट के नाम पर इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने वाली जो लेडी थी यानी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी. एंड अलॉन्ग विद दैट द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 ऑल्सो टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी. तो इंडो पाक वॉर 1971 में जो हुआ था दैट वाज आल्सो एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी. अलॉन्ग विद दैट बांग्लादेश का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश वाज आल्सो बिकॉज ऑफ इंदिरा गांधी. ओके, आफ्टर दैट in 1977 for the first time non-Congressy prime minister came in power, and that was Morarji Desai, who was a member of Rajya Sabha. okay, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिनका नाम था मोरारजी देसाई. ओके, and he was the prime minister from 1977 to 1979. okay, after that if we talk about the major things related with the time period of Morarji Desai, then the 44th Constitutional Amendment Act was held at the it was passed at the time of Morarji Desai. यानी मोरारजी देसाई के टाइम में ही 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा, विच इज़ रिलेटेड विद द चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज चौधरी चरण सिंह. ओके, चौधरी चरण सिंह, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1979 to 1980 and he was also a member of राज्य सभा. उसके बाद में फिर से सेकेंड फेज शुरू होता है इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर पीरियड का सेकेंड फेज शुरू होता है, एंड दैट वाज फ्रॉम 1980 to 1984. फाइनली इंदिरा गांधी died in 1984, and in this way the second phase made to an end in 1984. After the death of Indira Gandhi from 1984, the next prime minister was राजीव गांधी. इंदिरा गांधी की डेथ होने के बाद में
जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे दैट वाज राजीव गांधी। ओके, और राजीव गांधी जो हैं उन्हीं की वजह से इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट एट द टाइम ऑफ राजीव गांधी द एज फॉर राइट टू वोट वाज रेड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स। ओके, यानी इंडिया में पहले जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए जो एड डिसाइडेड थी 21 ईयर्स, उसको डिक्रीज करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। इसके अलावा जो 10th स्केड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था विच इज़ रिलेटेड विथ एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल निरोध कानून, तो उससे रिलेटेड जो स्केड्यूल है 10th स्केड्यूल वो भी राजीव गांधी के टाइम में ही ऐड हुआ था। इज दैट क्लियर? तो राजीव गांधी जो हैं उनका जो टेन्योर है दैट वाज from 1984 to 1989. After that, the next one was Chandrasekhar Rao. Okay, Chandrasekhar Rao. Okay, and then P.V. Narasimha Rao. Okay, who was the prime minister from 1991 to 1996. Then Atal Bihari Vajpayee. For the first time he became the prime minister of the country for 16 days. Okay, Atal Bihari Vajpayee, जिनके टाइम में इंडिया में जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था, ओके, जिसका नाम था शक्ति, मिशन शक्ति। ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996 में फॉर 16 डेज। ओके, आफ्टर दैट HD देवगौड़ा एंड देन इंद्र कुमार गुजराल। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो फिर से बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, यानी HD देवगौड़ा 1996 to 1997। ओके, HD देवगौड़ा 1996 to 1997। HD देवगौड़ा, ओके, 1996 to 1997, and then the next one was Indra Kumar Gujral, who was the prime minister for 1 year from 1997 to 1998, and then again Atal Bihari Vajpayee, okay, from 1998 to 1999 for 13 months he was the prime minister। okay, तो 13 मंथ्स के लिए वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले 16 मंथ्स के लिए, उसके बाद में 13 मंथ्स के लिए फ्रॉम 1998 to 1999। okay, after that again he became the prime minister from 1999 to 2004। is that clear? Atal Bihari Vajpayee, the time period of Atal Bihari Vajpayee is very famous as Atal Bihari Vajpayee made the famous Constitutional Amendment Act of 2003, the 91st Constitutional Amendment Act, which is related to limit the highest or maximum number of members in Council of Ministers till 15% of the total number of members of Lok Sabha। यानी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, और इसमें प्रोविज़न किया गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो मिनिस्टर्स के
हो सकते हैं वो लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे, इंक्लूडिंग दी प्राइम मिनिस्टर. Is that clear? Okay, along with that, it is also famous because of the nuclear test which was made by the country 1998. जिसके बाद में इंडिया ने बहुत से न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए, और ये सारे बनाए गए थे इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान और चाइना, उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स होने की वजह से. मीन्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इट वाज नेसेसरी. ओके, सो इट वाज मेड बाय द ग्रेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. उनके टाइम में ये सब हुआ था. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन वाज डॉक्टर मनमोहन सिंह. ओके, डॉक्टर Manmohan Singh, the famous economist, okay, who became the prime minister in 2004, and he was the prime minister till 2009 in the first phase, and then from 2009 to 2014 in the second phase. Okay, and then as the 15th prime minister of the country, Narendra Damodar Das Modi, from 2014 to 2019, and then from 2019 till at present. Okay, so in this way these are the names of the different prime ministers and the different things related with these prime ministers. Okay, so in this way, in this video we discussed about the post of prime minister, the major articles related with the prime ministers, the major information, the major things, major provisions related with the prime minister made by the Indian constitution. Now about the remaining thing, means about the powers of the prime minister, we'll discuss in the next video. Hope you will like this, and if there will be any doubt in your mind regarding this video, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. So guys, thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.